पहली बात तो ये है कि ईरान का शुरुआती हफ्तों में वॉर में टिक पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब ये कमबैक कैसे हुआ? ईरान को किसकी मदद मिली? कौन सी कंट्रीज ने कैसी मदद करी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसका इनडायरेक्ट मीन तो यही निकलता है ना कि ईरान को कोई और कंट्री मदद कर रही है, उसको कोई और कंट्री से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी मिल रही है कि तुम ऐसे करो, तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि ईरान के पास इतनी मिलिट्री वैल्यू नहीं है जितनी एज कम्पेयर टू अपने कह सकते हैं यूएस और इजराइल के पास अवेलेबल है। और वैसे एक बात तो है, जब भी मिडल ईस्ट में कुछ भी होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई गेम जरूर होती है, और इस वॉर के पीछे भी बहुत बड़ी गेम है जो हमें दिख रही है। और इस गेम का फायदा है ना, जो इस गेम से जीत रहा है, वन एंड ओनली रशिया है, जो हंस रहा है, जो खुश है इस बात को लेकर कि कैसे कंट्रीज मतलब लड़ रही हैं और इससे उसका फायदा हो रहा है। और इस गेम में कौन जीत रहा है? रशिया, वन एंड ओनली कंट्री जो खुश है इस वॉर से, क्योंकि उसका इसमें बेनिफिट हो रहा है। और ईरान को इंफॉर्मेशन देने वाला भी रशिया है। ईरान के पास कैसे इंफॉर्मेशन आई कि CIA के ऑफिसर्स कहाँ हैं और उसके मिलिट्री बेसिस कहाँ बने हुए हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस कैसे करने हैं। रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस आप सबको पता है कि बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रशिया को किसने दी? ये इन्फॉर्मेशन रशिया ने फिर ईरान को दी। ईरान के मिलिट्री ऑपरेशंस इतने अच्छे से कैसे हो रहे हैं? रशिया की वजह से। कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत मुश्किल होता है। और उसकी जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो ना, एग्जैक्ट नॉलेज ना हो, तब तक अपने उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो इसका क्लियर मीनिंग यही निकलता है कि ये जानकारी रशिया ने ही दी है ईरान को। और अमेरिका ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर तो किसी के साथ नहीं की होगी। तो ये रशिया को कैसे पता हो? रशिया हमेशा यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस की नजर ना प्रॉपर तरीके से रखता था। उसको पता है कि यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस कहाँ है, मिलिट्री बेसिस कहाँ है, ये इन्फॉर्मेशन रशिया के पास ऑलरेडी थी। तो बस उसने ईरान को जाके दे दी ये इन्फॉर्मेशन, ईरान की इस चीज में मदद करी। और इसी की हेल्प से क्या किया? ईरान ने रेडार इंस्टॉलेशंस को तहस नहस कर दिया। इसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है कि यूएस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि उसकी वर्थ बिलियंस में थी। एक रेडार इंस्टॉलेशन की वर्थ बिलियन में थी। तो फिर अब तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और आप सबको पता है कि इस वॉर को लेके यूएस को बहुत ज्यादा कोसा जा रहा है कि यूएस की वॉर की जो ये स्ट्रेटेजी है ना, ये लोगों को नापसंद आ रही है। ग्लोबल लेवल पे भी कई कंट्रीज इसका क्रिटिसाइजेशन कर रही हैं डायरेक्टली, चाहे वो यूएस के साथ ही क्यों ना हो। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना हाथ खड़ा कर लिया कि भाई मैं यूएस की इस वॉर के लिए निंदा करता हूँ कि ये वॉर की सिचुएशन जो उन्होंने आज खड़ी की है, किस बात के लिए, क्या वॉर चल रहा है? लोगों को मारने का काम है, अपना हिपोक्रेसी, अपनी महानता दिखाने की भाई हम बहुत महान है, हमें सिर्फ युद्ध करना आता है, हमें लोगों को मारना आता है। क्योंकि एक हफ्ते पहले यूएस ये कह रहा था ईरान के लोगों से कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, और अब उन्हीं लोगों की जान ले रहे हो आप। और वही उनके ऑफिसर्स यही कह रहे हैं कि अगर ईरान का यही हाल हुआ तो हम बस लोग हमसे बच के रहे। अब उनको उनकी जानों का खतरा है, आप तो लोगों को ही मार रहे हो। एक गर्ल स्कूल में, तेहरान के गर्ल्स स्कूल में आपने बम बरसाए। ये तो कोई मतलब किसी भी कंट्री लेने का या फिर किसी भी चीज का कोई तरीका नहीं है जो आप, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप कैसे कर रहे हैं। ये यूएस कैसे कर रहा है, वो भी ग्लोबल लेवल पे। और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी स्पेशली वॉर जैसे सिचुएशन को रोकने के लिए, वो आज चुप है। वो चाहे कड़ी निंदा कर रही है, लेकिन उसकी कड़ी निंदा को कोई फायदा नहीं, ना ही कोई एक्शन लिया गया यूएस के खिलाफ, ना ही कुछ भी नहीं किया गया। तो फिर हम कैसे ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस पर कैसे बिलीव कर ले कि ये काम कर रहे हैं? अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, फिर हर कोई कंट्री वर्क करती है। दैट्स नॉट गुड। ईरान ने कुछ नहीं कहा था किसी को। ईरान अपनी कंट्री आराम से हो रहा था, लेकिन आपने उनके लीडर को मारा, फिर उसके बाद कंटिन्यू बॉम्ब बरसा रहे हो। और अब ईरान ने कुछ नहीं किया। आपने ईरान के लीडर को मारा, आपने ईरान की आईएनएस डेना वॉरशिप जो शिप थी उसको आपने हमला किया। 80 से ज्यादा आर्मी ऑफिशियल्स की, 80 से ज्यादा नेवल आर्मी ऑफिशियल्स की आपने मौत के घाट उतार दिया। अब आपने तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया, जिसके कारण तेहरान में आज हवा भी नहीं ली जा रही है। तो ये क्या हो रहा है और कैसे कंट्रीज इस चीज में साथ दे रही है? कौन कौन सी कंट्रीज किस किस के साथ है, आइए जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें रशिया का क्या बेनिफिट है। रशिया का ये बेनिफिट है कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो यूक्रेन को लेके बातचीत चल रही थी वो रुक जाएगी। अमेरिका का सारा ध्यान वॉर पे चला जाएगा। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा रशिया का यही बेनिफिट है कि वो कैसे अमेरिका का ध्यान वॉर में बनाए रखे।
रशिया ईरान की मदद कर रही है इस वॉर में करने के लिए। और साथ साथ आपको पता है कि रशिया का अगर ईरान में युद्ध चलेगा तो ईरान में ऑयल सप्लाई सब बंद हो जाएगी। तो इससे रशिया का प्रॉफिट है कि अब रशिया कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, तेल को और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, रशिया से ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और वैसे भी अमेरिका ने कहा है कि तुम रशिया से तेल लो। और जिस दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है तब से रशिया का बेनिफिट ही हो रहा है। और वो चाहेगी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुछ टाइम तक बंद रहे ताकि रशिया अपना ऑयल और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्रीज़ में। और उसके अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो रशिया ऑयल का प्राइस बढ़ा भी सकता है। सो इससे हमें क्लियर दिखता है कि रशिया का तो इस वॉर में बहुत बढ़िया बेनिफिट हो रहा है। अब रशिया के बाद दूसरे नंबर पे जो कंट्री है ना जो ईरान की सबसे बड़ी मदद कर रही है वो है चाइना। हाँ जी, आप सब कहोगे चाइना कहाँ से मदद कर रहा है? चाइना तो कुछ कर ही नहीं रहा, बल्कि चाइना बहुत कुछ कर रहा है। अब चाइना का जो मानना है ना कि हाइड योर स्ट्रेंथ और बाइड योर टाइम, चाइना का जो मानना है ना हाइड योर स्ट्रेंथ और बाइड योर टाइम, कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रख जब तक उसकी जरूरत ना हो। और आप सबको पता है कि जो ईरान के द्वारा रेडार स्टेशन खत्म किए गए हैं, यूएस के डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उसमें उसको बनाने के लिए ना सबसे ज्यादा गैलियम की जरूरत होती है। गैलियम की मोनोपोली सिर्फ चाइना के पास है। अब चाइना उसे बनाने तो नहीं देगा और गैलियम की सप्लाई तो वैसे ही नहीं करेगा चाइना यूएस को। और जो रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है ना वो चाइना के द्वारा दी गई है ईरान को, जिससे वो मिलिट्री बेसिस यूएस मिलिट्री बेसिस को और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चाइना का तो सबसे बड़ी मदद है। फिर उसके बाद आती है यूक्रेन। हाँ जी, यही कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने व्हाइट हाउस बुला के बेइज्जती की थी और आज उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदद की। वो कैसे? क्योंकि जो ड्रोन्स ईरान यूज कर रहा है ना शहीद, उसी के सेम ड्रोन रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ यूज किए थे। और यूक्रेन ने बिना कोई मदद के अपने बलबूते पे अपने जो ड्रोन्स हैं जिनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है जितने रशिया के ड्रोन्स की थी, उसको खत्म किया विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो यूएस चाहता है कि यूक्रेन अपने एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजे और वो मदद करे। और यूक्रेन ने अपने एक्सपर्ट्स को भेज दिया है मिडिल ईस्ट के इलाकों में जहां पे यूएस मिलिट्री बेस है, और वो ईरान के ड्रोन्स को खत्म कर रहे हैं एक जाल बिछा के एक तरीके से। अब उसके बाद और कौन सी कंट्रीज से है जो मदद कर रही है? वैसे चाइना मदद क्यों कर रहा है ईरान की? क्योंकि चाइना के 80% ऑयल की सप्लाई ईरान से आती है। 80% ऑयल अगर ईरान यूएस के कब्जे में चला गया तो चाइना को ऑयल कैसे प्रोवाइड होगा? इसीलिए चाइना उनकी मदद कर रहा है। जियोपॉलिटिकल ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। कौन सी कंट्रीज किसका साथ दे रही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। पूरा वर्ल्ड इस चीज में वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। ये वॉर बहुत मैसिव पे जा रहा है। अब नॉर्थ और साउथ कोरिया, अब हो क्या रहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर बहुत कम पड़ रहे हैं, तो वो बाहर की कंट्री से मदद मांग रहे हैं। पूरे ग्लोबल लेवल पे आज अमेरिका एक मजाक बन के रह चुके हैं। अब वो मदद मांगते फिर रहे हैं कि मेरी मदद करो, क्योंकि अब वॉर ने बहुत वर्स्ट सिचुएशन ले रखी है। वर्स्ट सिचुएशन कैसे ली? वर्स्ट सिचुएशन ऐसे हुई कि इजरायली ड्रोन्स ने 2200 ड्रोन्स ने ईरान पे हमला कर दिया गया, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान तेहरान में हुआ है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया और ऑयल रिफाइनरी के हमले की वजह से वहाँ की हवा दूषित हो चुकी है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि 10-15 सालों में वहाँ के बच्चों को कैंसर हो सकता है। इतना बुरा हाल हो चुका है। अभी हाल ही में वहाँ पे ब्लैक रेन हुई थी, मतलब एसिड रेन, आप जिसको ब्लैक रेन कह सकते हैं। वहाँ की हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है। काले बादल छाए हुए हैं पूरे तेहरान में। नालियों में ऑयल की वजह से आग लगी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि क्या हाल किया है इजरायली। और अब इसी बात को लेके ईरान ने यही बोला है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन अब जो होगा ना उसमें तुम जिम्मेदार होगे। ईरान ने ऑयल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है और उन्होंने बोल दिया अब तुम तैयार हो जाओ, 200 प्रति बैरल
ऑयल के लिए। तो अब इसका मतलब देखिए कि कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान और आगे जाके होगा। ऑयल सप्लाई अगर बंद हो गई तो कई कंट्रीज में कहाँ पे रेस्टोरेंट्स, कहीं पे क्या क्लोज होंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ बंद होता जाएगा, इकोनॉमी पूरी इफेक्ट होगी। वैसे जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है, और अब तो ये वॉर जैसी सिचुएशन है तो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत वर्स्ट सिचुएशन पे इफेक्ट हो रही है। और अगर अपने जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें ना तो ये पूरा गड़बड़ा चुका है। अब सब कुछ डिवाइड होने लग रहा है कि कोई किस कंट्री का साथ दे रही है, कोई किसी कंट्री का साथ दे रही है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं आम जनता, चाहे वो किसी की भी कंट्री की हो। अगर ऑयल्स की सप्लाई बंद हो रही है तो अमेरिका को भी इफेक्ट हो रहा है। अमेरिका में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज में भी डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, भूखमरी का कहीं टाइम ना आ जाए फिर से। और ये चीजें जल्दी आते हुए दिख रही है जिस हिसाब से इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से ऑयल सप्लाई रुक रही है, ऑयल को खराब किया जा रहा है, वाटर सप्लाई को भी खराब किया जा रहा है। नॉर्मल पीने का पानी ईरान और मिडिल ईस्ट में कई जगह वहां पे हमले किए गए हैं, तो अब नॉर्मल पीने का पानी भी नहीं मिलेगा मिडिल ईस्ट में। आगे पानी की कमी है, फ्रेश वाटर नहीं मिलता, और ये वॉर के अंदर इस चीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहाँ पे अमेरिका ये कहता था कि ईरान के लोगों को मैं बचाने आया हूँ, उनका मसीहा बन के आया हूँ, बट अब ये उन्हीं लोगों को मार रहा है। तो ये कैसी हिपोक्रेसी, कैसी चाल है अमेरिका की, कैसे इसके बयान बदलते हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स का। और अमेरिका ने अपनी मीडिया को ये तक कह दिया है कि तुम बस ये बोलो कि कुछ टाइम की बात है, फिर आगे प्रॉफिट होते रहेंगे। ये कौन सा प्रॉफिट होगा, कैसा प्रॉफिट होगा? वैसे अमेरिका इजराइल की बात क्यों मान रहा है? इजराइल के किस बात के कहने पर अमेरिका ये कर रहा है? ऐसा क्या हुआ है? और इसका सीधा लिंक जाता है द एप्स्टाइन फाइल से, जिसमें ट्रम्प का भी नेम है, और वो अपने आप को बचाना चाहता है, अपनी सरकार को बचाना चाहता है, जिसके कारण वो इजराइल के कहने पर ये सब कर रहा है। एप्स्टाइन फाइल, ये आप सबको पता है, एप्स्टाइन फाइल की तो चर्चा चारों ओर है। ये ऐसी फाइल्स हैं जिसके अंदर सभी उन बड़े नामी पर्सन का नाम है जिन्होंने एप्स्टाइन के साथ वो वाले काम किए थे, उन छोटी बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट किया था। एप्स्टाइन फाइल अपने आप में एक काला सच है जो हुआ है, और उसमें कई बड़े लीडर्स का नाम है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बार नाम आया है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जूनी टॉक पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।